सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम साहित्य क्लासेस में हिंदी अनिवार्य आरोह भाग 2 जिसका 5वां पाठ और जिसका नाम है सहर्ष स्वीकारा है, कविता है गजानन माधव मुक्तिबोध की लिखी हुई है, जो नई कविता के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। इसका प्रथम भाग हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? देखिए, इसमें हम प्रथम भाग में कवि का परिचय पढ़ेंगे, यानी कवि परिचय, और कवि परिचय के साथ साथ कविता का केंद्रीय भाव, कविता का केंद्रीय भाव, और केंद्रीय भाव के अलावा इस कविता में कौन कौन सी बातें विशेष है, यानी आपके लिए जो इस पाठ में से, यानी प्रथम भाग में परिचय में से आपके लिए मुख्य प्रश्न कौन कौन से बनते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर भी हम पढ़ेंगे। पहला भाग है। दूसरे भाग में हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे, और व्याख्या जब हम कविता का केंद्रीय भाव पढ़ लेंगे तभी हमारी व्याख्या समझ में आएगी। इसलिए इस कविता का केंद्रीय भाव निश्चित रूप से आप देखें। इसमें कोई मुख्य प्रश्न कौन से बनते हैं, जैसे आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए देखिए, इसमें जो हेडिंग है, यानी बोर्ड परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, प्रश्न भी है और उनके उत्तर भी आपको यही बताए जाएंगे। इसलिए आप मेरे साथ बने रहें। आप सभी को हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, अंग्रेजी, पॉलिटिकल साइंस और अन्य जो कंपटीशन क्लासेस है, उनके लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। उन सभी व्हाट्सएप ग्रुप के लिए जो नंबर है वो है 9610208295। इन पर नंबर जो है वो सभी के लिए, यानी बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग नंबर बनाए गए हैं, ग्रुप बनाए गए हैं। उन ग्रुप्स में ऐड होने के लिए किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। आप मेरे साथ बने रहें और आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम, कक्षा 12th का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको करवाया जाएगा। जैसे हिंदी कंपलसरी है, हिंदी साहित्य है, राजनीति विज्ञान है, अंग्रेजी है, इन सभी के पाठ, और इसके साथ साथ आपको अंत में यानी मॉडल पेपर भी आपको करवाए जाएंगे। मॉडल पेपर के साथ साथ जो मुख्य प्रश्न कौन कौन से बनते हैं वो भी आपको लिखवाए जाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर आ जाए। एनसीईआरटी, आरपीएससी, सीबीएसई सभी के लिए एक ही पाठ्यक्रम है, और निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहे। तो आइए अब शुरू करते हैं इस पाठ की श्रृंखला को, और गजानन माधव मुक्तिबोध का परिचय हम पढ़ते हैं। जहां मैं अंडरलाइन करने को कहता हूं वहां अंडरलाइन कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए परीक्षा में बहुत ही अच्छा मददगार हो। देखिए, इनका जन्म है वो 1917 में होता है, 13 नवंबर 1917, और 11 सितंबर 1964 को उनका देहांत होता है। देहांत कहाँ होता है? नई दिल्ली में होता है। जन्म होता है श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, एमपी में होता है, और इनका देहांत कहाँ हो गया था? दिल्ली में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक दूर, ये दोनों कविता संग्रह हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक दूर, ये जो अपन कविता पढ़ेंगे सहर्ष स्वीकारा है, वो इसी कविता संग्रह से लिया गया है, इसी काव्य संग्रह से लिया गया है। इसके अलावा काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, ये कथा साहित्य है। कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी आपको पता है जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित एक काव्य है। उस काव्य पर पुनर्विचार, यानी उस पर एक तरह से टीका इन्होंने लिखी थी। नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, अब आखिर रचना क्यों नाम से इन्होंने लिखा था। इन्होंने साहित्य की समीक्षाएं भी की, और इन्होंने एक डायरी लिखी थी, साहित्य की डायरी, जिसमें आलोचना है एक, और भारत इतिहास और संस्कृति में हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्मा कवि मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल में इन्होंने मास्टरी की। इसके पश्चात सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बंगलोर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव, इन स्थानों पर इन्होंने मास्टरी से पत्रकारिता तक का काम किया। यानी ये एक अध्यापक भी थे, और अध्यापक के साथ साथ ये पत्रकार भी थे। तो दो बातें, यानी एक तो इनका जो काव्य कौन कौन सा है उसके बारे में हमें पता चला,
और दूसरी बात है कि ये अध्यापक के साथ साथ और क्या थे, पत्रकार भी थे। और मुख्य बात क्या है, कुछ समय तक इन्होंने पाठ्य पुस्तकें लिखी। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उसके अगवा कवियों में से एक थे। तो यानी ये हम कह सकते हैं कि ये नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर थे। ये नई कविता के जो कवि थे उन कवियों में से एक थे। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने उनकी कविता को आम पाठक के लिए कठिन बनाया। इनकी जो रचनाएं थी वो लंबे लंबे वाक्यों वाली थी, लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी, इसलिए लोग बेसब्री से पढ़ते थे। जैसे कोई नैसर्गिक अंत स्रोत हो जो भी कभी चुकता ही नहीं बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला जाता है, उसी प्रकार ये भी आगे बढ़ते रहे। ऊर्जा अनेक कल्पना चित्रों, एक फैंटेसी यानी जिसको हम कह सकते हैं कि कल्पना के रूप में, जिसको यानी एक बिंब जैसा ही आकार ग्रहण कर लेती है। मुक्तिबोध की रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन भी है, साहित्य संबंधित चिंतन भी इन्होंने लिखा है। वे एक समर्थ पत्रकार भी थे। इसके अलावा राजनीतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर भी इन्होंने लगातार लिखा है। एक बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के साथ साथ देश की आर्थिक समस्याओं पर इन्होंने लिखा है। मुक्तिबोध की कविताएं बहुत लंबी होती है, लेकिन उनकी जो छोटी कविताएं हैं उनमें से ये कविता है सहर्ष स्वीकारा है। ये छोटी कविताओं में है, जो कि भूरी भूरी खाक तूल काव्य संग्रह से ली गई। आपसे आगे पूछा जाएगा कि कौन से काव्य संग्रह से ली गई है। इसके अलावा मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है, ये भूरी भूरी खाक तूल में संकलित है। और ये कविता किसके बारे में है, देखिए ये कविता जीवन के सब सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। इस कविता का यदि हमें पूछा जाए इसका केंद्रीय भाव कि हम थोड़े से शब्दों में इस कविता का सारांश लिखे, तो ये कविता क्या देती है, जैसे सुख दुख है, संघर्ष है, अवसाद है, उठापटक है, यानी जीवन की जो विषमताएं हैं उन विषमताओं को अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। कवि को जहां से ये प्रेरणा मिली, प्रेरणा के उस उत्स तक भी हमको ले जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था, कुछ इस तरह स्वीकार किया था कि आज तक वे सामने नहीं है तो भी आसपास उसके होने का एहसास है। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। यानी जिस प्रकार चंद्रमा है वो रात्रि भर धरती पर मुस्कुराता है, या रात्रि भर धरती पर या पृथ्वी पर अपनी रोशनी बिखेरता है, धरती को आलोकित करता है, धरती को प्रसन्नता से भर देता है, उसी प्रकार तुम्हारा जो खिला हुआ चेहरा है वो मुझे भी बहुत अधिक प्रसन्नता देता है। क्योंकि ये एक आप्लवनकारी एहसास है। कविता का मैं और उसकी भावप्रवणता के निजी पक्ष से उभरकर सिर्फ विचार की तरह उसे जीना चाहता है, क्योंकि वह बृहत्तर विश्व की गुत्थियां सुलझाने में उसकी मदद करेगी। वह दिवंगत माँ, पत्नी, बहन, सहचरी कोई भी हो सकती है। सहज स्नेह की उष्मा जब विरह में अग्नि शिखा से उद्दीप्त हो उठी है, थोड़ी थोड़ी सी निसंगता को भी एकदम से जरूरी हो आई है, और वह चाहने लगा है मोह मुक्ति, चाहने लगा है कि भूलने की प्रक्रिया एक अमावस की तरह उसके भीतर इस तरह घटित हो कि चांद जरा सा ओट खोले, अंधेरे सामना हो तो चित्त की ताकत बढ़े। लगातार ये भौतिक और मानसिक अवलंब अंदर एक अज्ञात भय की तरह काम। यानी लेखक क्या कहता है, लेखक कहता है कि भूलने की आदत या जीवन जो है, जो जो आगे बढ़ता है, व्यक्ति अपनी उम्र के साथ कुछ न कुछ सीखता रहता है। देखिए आगे कवि ने लिखा है कि ममता के बादल की मंडराती कोमलता, क्योंकि भीतर पिराती व बहलाती सहलाती है, आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। दृढ़ता और तत्जन्य कठोरता भी बड़े मानव मूल्य है। कठोरता भी मानव मूल्य है, इसलिए भूल जाना भी एक कला है। अगर किसी व्यक्ति में दुख ही दुख आता है और वह दुख को याद रखता है, तो वह व्यक्ति जीवन में यानी एक दिन वह थक जाता है और जीवन से मृत्यु के सामने हार जाता है। इसलिए भूल जाना, दुख को भूल जाना भी एक कला है। अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। ज्यादा कोई भी चीज, यानी कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जते, अति जहां है वो सब जगह वर्जित होती है। हर समय की भावार्थता भी कमजोर करती। हर
कहीं भी आदमी को ज्यादा भावुक भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा व्यक्ति को कठोर भी नहीं होना चाहिए, मध्यम स्वभाव व्यक्ति का होना चाहिए। अतिशय प्रकाश से आंखें चौंधिया जाती है, यानी ज्यादा प्रकाश होता है तो उससे को हम देख नहीं पाते, और मध्यम यानी बिल्कुल अंधेरा होता है तो भी हम देख नहीं पाते। इसलिए किसी हद तक वरेण्य है, अंधेरा भी विस्मृति का अंधेरा, यानी कुछ जगह है वो अंधेरा भी चाहिए और रोशनी भी, दोनों में हम तारतम्यता बना करके चलना चाहिए। आदमी हरदम सब कुछ याद करता चले तो जीना ही मुश्किल हो जाए, यानी जीवन में कितनी बातें आती है जो यदि हम सारे की सारी याद हो जाए, याद करना शुरू कर दे तो व्यक्ति जीवन नहीं जी सकता। तमसो मां ज्योतिर्गमय यदि एक प्रकार का सच है तो उतना ही बड़ा सच है पाताली अंधेरे की गुफाओं में डूबना। यानी तमसो मां ज्योतिर्गमय यानी हम प्रकाश की ओर चलें, ये बहुत बड़ा सत्य है, लेकिन पाताली अंधेरी गुफाओं में डूबना, यूं कह सकते हैं कि हमें कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको भूलना और उन्हें गुफाओं में डुबाना बहुत जरूरी होता है। दंड सही, फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए। व्यक्ति को भूलना एक दंड है, लेकिन इसे पुरस्कार मान करके चलना चाहिए। धुएं के बादल भी पूर्ण विस्मृति घटित नहीं कर पाते। जैसे मान लो धुएं के बादल होते हैं तो भी हमें थोड़ा सा बादलों का आभास सा देता है, यादों का धुंधल का वहां भी है। मनुष्य की संपूर्ण चेतना अंधेरा उजाला, सुख दुख स्मृति विस्मृति के ताना भरने से बुनी एक कबीरी चादर है, और जिसे आत्मा चारों ओर से यानी संपूर्णतया लपेटे लेना चाहती है। व्यक्ति की जो आत्मा है वो यूं कह सकते हैं कि कबीरी चादर है, जिसको हमें तनिक भी मेला नहीं करना है और इसे ज्यों की त्यों रख करके और इस संसार सागर से चले जाना है। जीवन का निष्कर्ष यही है कि वह किसी का नहीं क्योंकि सब उसकी परछाई। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जीवन का निष्कर्ष क्या है? वह किसी का नहीं, सब उसकी परछाई है। तो प्रश्न क्या उठता है? प्रश्न ये उठता है कि वह कौन है? दिवंगता मां प्रिया बृहत्तर जीवन दर्शन, जो ईश्वर निरपेक्ष होता हुआ भी इतना ही सर्वव्यापी और आप्लावनकारी है जितना कबीर के राम या वर्ड्सवर्थ की मातृमना प्रकृति। वर्ड्सवर्थ जो है वो प्रकृति के कवि थे, वो प्रकृति को मानते थे। उनकी प्रकृति और कबीर के राम है वो समान है। यहाँ गुत्थी न भी सुलझे तो भी कविता अपनी मर्म स्पर्शता और द्वंद्व विहलता के कारण उतनी ही संगत और विशिष्ट है। साधक और साध्य की एकात्मकता, और वो कहता है कि तेरा तुझको सौंपता लागे मोरा, यानी ईश्वर ने ही दिया है और ईश्वर को समर्पित कर रहा हूं तो मेरा कुछ भी नहीं लग रहा है। इसलिए व्यक्ति को निरंकार विनय पारंपरिक साहित्य से इतर यानी आधुनिक कविता में कम ही दिखा। आधुनिक जो कविताएं हैं उसमें वो कहते हैं कि जिस अज्ञात या यूं कह सकते हैं कि हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने के कम संकेत दिखाई देते हैं, और इसी पर वो चिंतन करते हैं। अब यहां तक हमने पढ़ा भाग प्रथम को, इसमें से कौन कौन सा जो गृह कार्य बनता है, जो कौन महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो देख लिए। सबसे पहले गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब और कहां हुआ? 1917 में जन्म होता है, श्योपुर मध्य प्रदेश में होता है। श्योपुर मध्य प्रदेश में। गजानन माधव मुक्तिबोध की किन्हीं दो रचनाओं के नाम बताइए। किन्हीं दो रचनाओं के नाम बताने हैं। एक तो भूरी भूरी खाक धूल लिख दो, भूरी भूरी खाक धूल, और दूसरी लिख दो चांद का मुंह टेढ़ा है। दूसरी क्या लिखोगे? चांद का मुंह टेढ़ा है। मुक्तिबोध द्वारा विरचित कविता सहर्ष स्वीकारा है किस काव्य संग्रह से ली गई है? और वो ली गई है भूरी भूरी खाक धूल से। किससे? भूरी भूरी खाक धूल, इस काव्य संग्रह से ली गई है। कवि मुक्तिबोध ने जीवन का निष्कर्ष क्या बताया? देखो मैंने अभी बताया था आपको, जीवन का निष्कर्ष क्या बताया है। जीवन का निष्कर्ष यही है कि वह किसी का नहीं क्योंकि सब उसकी परछाई है। वह किसी का नहीं, सब उसकी परछाई है, ये बताया है। गजानन माधव मुक्तिबोध का देहांत कहां हुआ? नई दिल्ली। कहां हुआ था? नई दिल्ली में हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, और इसमें से ये 5 ही प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं। इनमें से ही आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप मेरे साथ बने रहें और 9610208295 इन पर आप ऐड हो जाएं, ताकि आपके जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देख लो। देखिए, आप सभी की सुविधा के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए हैं उन व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ऐड होते रहें। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के भी शेयर करें ताकि अपने मित्र भी इस
जो लेसन्स है या ये जो पढ़ाई है, ऑनलाइन पढ़ाई, इससे लाभान्वित हो सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।